डॉक्टर त्रिपाठी, एक साहब ये कह रहे हैं जो हमारे साथी हैं कि नीतीश जी ने जो कहा था वो बयान आप लोग ठीक से पढ़ लीजिए, मरने के बाद नहीं जाएंगे, जीते जी जा सकते हैं। उन्होंने कहा था तो मर जाएंगे तो कहां से जाएंगे, वो लोगों ने गलत पढ़ा। उन्होंने कहा था कि मरते मर जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो जीते जी चले जाएंगे। और दूसरा एक LR भारती साहब है, उनकी टिप्पणी भी ठीक है, जो धनंजय जी कह रहे हैं कि 2024 चुनाव के बाद क्या होगा, तो ये अटकल प्रशांत किशोर भी कहें, नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू हैं, बहुमत साबित तो मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं तो एक इस्तीफा और शपथ ग्रहण फिर से। तो वो तो ये भी एक अजीब सी स्थिति हो गई है। मैं जरा दो चीजें आपसे पूछ लूं, एक तो ये बिना बात के आरजेडी के ऊपर ये एक नेम शेमिंग फिर से है, मीडिया द्वारा है। राष्ट्रीय जनता दल ने एज अ निर्णय ये कहा है, जो मतलब संजीव जी जब सेकंड राउंड में आएंगे तो पूछ लूंगा, उन्होंने एज अ निर्णय लिया था कि हम तोड़फोड़ का काम नहीं करेंगे, हम बैठेंगे, हम ये अपनी तरफ से एक बार भी प्रयास नहीं करेंगे इधर कोई आए उधर कोई जाए, इधर करे, अपने आप उसको होने देंगे। और क्योंकि ऐसा मानना है बिहार के लोगों का कि नीतीश जी को तो लोकसभा में कोई फायदा नहीं होगा, वक्ती तौर पे हो सकता है बीजेपी को हो जाए, लेकिन नीतीश जी को 100% विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान होने जा रहा है, ऐसा लोग मान रहे हैं। दूसरी बात, मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, एक चीज आपको कभी कभी नहीं लगता, हम लोग ये राजस्थान बहुत कॉमन था जब इनके लिए बोला था कि बाड़ाबंदी की जा रही है। बाढ़ तो भाई हमारे यहाँ इंसानों की नहीं लगती, हर जगह बाड़ाबंदी होने लगी है। इनको हम लोगों ने मवेशी के हद तक पहुंचा दिया है, क्योंकि ये जो वो उनको हैदराबाद ले जा रहे हैं, तो उनको गुवाहाटी ले जा रहे हैं, तो उनको गोवा ले जा रहे हैं, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। प्रधान के साथ ये सब होता था, अब MLA साहब के साथ ये होने लगा है। तो एक तो जरा आप इस पे भी एक टिप्पणी कर दीजिएगा। लेकिन आपसे एक इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जो आज एकदम से हुआ है, और वो जब मैं ये प्रोग्राम सुबह तय हुआ था तब नहीं था, अभी हो गया। किसान दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिए हैं। जो 12 से था वो घेरा डालने के बाद, उन लोग आज से आना शुरू हो गए थे। दिल्ली के 2 बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और उस पे ऑलरेडी जो महामना वाला जो फ्लाईओवर है नोएडा का, पूरे किसान पहुंच गए हैं, वहां जाम हो चुका है। पुलिस की तरफ से बड़े बड़े कंटेनर ला के रास्ता रोक दिया गया है। और जैसी जैसी खबरें आ रही हैं कि ये शुरुआत है जो पार्ट 2, जो जिसके लिए किसान आंदोलन बहुत दिनों से कह रहा था कि अब हम घेरा डालेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे, ये उसकी शुरुआत दिखाई दे रही है। तो थोड़ा मैं आपसे इस वाले पे भी, क्योंकि किसान इस समय गुस्से में है, किसान को ये लग रहा है मुझे ठगा गया है। वो शायद इस बार, हो सकता है संख्या कम हो, टाइम लगे, लेकिन इस बार वो मानने वाला नहीं है जब तक कुछ नहीं होगा। इन दोनों चीजों पे, बाड़ाबंदी, MLAs की बाड़ाबंदी कितना उचित, और किसान जो दिल्ली पहुंचने लगे हैं, जो इस समय एकदम की अभी की खबर है, उसके हिसाब से। आनंद जी, मेरा मानना है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग एक शब्द जो आया है MLA खरीदने को लेके, और यहां तक कि लोकसभा सांसद खरीदने की भी बातें आई। आपको पता ही है 5 सांसद जिनको अयोग्य घोषित किया गया था। तो ये वास्तव में लोकतंत्र के लिए शेम है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और जब चुने हुए विधायक जो इस देश का या प्रदेश का कानून बनाते हैं, और सांसद जो देश के लिए कानून बनाते हैं, ये नीति निर्माता स्वयं बेचारे अपनी रक्षा के लिए यहां वहां दर दर भटक रहे हों। और मैं एक कहावत कहता हूं, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पंख के नीचे छुपा के दुश्मन से बचाती है, उस तरह से जिस दल के विधायक होते हैं उस दल के लोग और उनके भामा शाह सब मिलके पैसे खर्चे करके रिसोर्ट वगैरह लेके जाते थे। बाघेला जी के समय अगर ख्याल हो, गुजरात से ही ये नाटक सबसे बड़े पैमाने में शुरू हुआ था। बाघेला जी के जब थे और उन्होंने दल बदला था, और फिर सरकार भी बदली गई थी, और ये लगातार चलते रहा। खजुराहो में लेकर बाघेला जी खजुराहो लेकर आए थे विधायकों को मध्य प्रदेश में। जी 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 जी, बेशक राकेश जी, बिल्कुल सही है, दुरुस्त फरमाया आपने। ये जो है राजनीतिक प्रहसन जनता देखती है, बाकी देखा जाए तो ये गंभीर स्थिति है। तो यदि आप लोकतंत्र का ही पैसे के दम पे या किसी भय के दम पे या ईडी सीबीआई के दम पे यदि आप अपहरण कर लेते हैं, तो फिर चुनाव वगैरह जो है, ये सारी चीजें
बेमानी हो जाती है। फिर बाकी चीजें में कहने सुनने को कुछ होता नहीं। अब कितने राज्यों में इस तरह से तोड़ के इन्होंने सरकारें बनाई है, ये देख रहे हैं। अब इससे इतर जो बात कहूंगा, जो नीतीश जी के बारे में आप सारे राजनीति के अच्छे विश्लेषक हैं, मैं कहता हूं कि मैं नीतीश जी के अगर दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मैं पाता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से उनके दिमाग में प्रदेश की राजनीति को से इतर, जो कि एक पॉलिटिशियन को हमेशा मूव ऑन रखने के लिए उसकी महत्वाकांक्षाएं ही महत्वपूर्ण होती है, और इनकी महत्वाकांक्षा जो अब जाके सुई अटकी है वो प्रधानमंत्री पर ही है। 8वीं बार या 9वीं बार या 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, ठीक है, लेकिन चूंकि सीढ़ी जो है वहीं पे लगी हुई है, चढ़ना वहीं से है, इसलिए सीढ़ी को भी बचा के रखना जरूरी है। बाकी उनका लक्ष्य स्पष्ट है, एनडीए में जाना हो या इंडिया में आना हो या इंडिया से फिर पलायन कर जाना हो, इस सब के मूल में वही है। और पलटू राम को लेके जिस तरह से धनंजय भाई पहले भी एक दो बार घुमा के ले आते हैं कि पलटू कौन नहीं है, यहाँ पलटू सब पलटू हैं। नीतीश जी के बारे में मैंने एक बार और भी, जब एनडीए के में आने के उनकी बात चल रही थी और सभी बड़े उत्साहित थे कि अब तो सामाजिक न्याय का एजेंडा लेके सामाजिक न्याय के वर्तमान पुरोधा स्वयं अब इंडिया में आ रहे हैं, तो अब लड़ाई में मतलब मजा आएगा। और अब राहुल गांधी भी सामाजिक न्याय यात्रा लेके निकल पड़े हैं, उधर नीतीश जी आ गए, तो लड़ाई बड़ी मजबूत हो जाएगी इंडिया की। तो उसमें मैंने कहा था सब सही है, लेकिन उनके साथ जो पलटू राम नाम जुड़ा है, कहीं वो पलट गए तो हालांकि जितने वक्ता थे सब मुझे खदेड़ लिए एक सुर से कि सवाल ही नहीं उठता भाई। और इनका कहना भी वाजिब था, धनंजय भाई का कहना वाजिब इसलिए था कि सामाजिक न्याय की बात ही उन्होंने चलाई, अंतिम से अंतिम पिछड़े वर्ग की बात लेके आए, जनगणना की बात की, और अचानक भाजपा में चले गए जहां इसके लिए कोई जगह ही नहीं है, वहां चले गए। तो ये बात सही है इनका कहना, लेकिन मेरा मानना है अब केवल उनका महत्वाकांक्षा का केंद्र प्रधानमंत्री का है, और हम सब जानते हैं कि भाजपा में रहते हो पूरा होने वाला नहीं। तो इस राजनीतिक प्रहसन का नीतीश जी का एक एपिसोड और बचा हुआ है, मेरा मानना है कि एक एपिसोड अभी हम और देखेंगे, और वो भी बड़ा रोचक होगा। किसानों वाला जो मुद्दा है, मैं तो चाहता था आनंद भैया कि इस पे आप एक अलग से वार्ता रखें, बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां 34-35% वोट से सरकार बनती है, वहां 70% वोटर जो किसान परिवारों का है वो हाशिए पे क्यों है, और चुनाव में क्यों कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाता है, ये बड़ा कारण है, और आने वाले वक्त में ये राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, मेरा अपना आकलन है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे बड़े हल्के में केंद्र सरकार ने लिया है। चिल्ला बॉर्डर वाली जो आंदोलन है, वो वस्तुतः करीब 81 गांव जो प्रभावित है, और जो इन्होंने एक कानून लगाया है कि 10% जमीन कृषि योग्य भूमि भी ये ले सकते हैं विकास के लिए। उससे लगातार करीब 6 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। ऐसे नहीं आए जैसे कि जनता के सामने परोसा जा रहा है कि अब बड़ी दिक्कत होगी, अब रास्ते बंद हो गए, फिर किसान आ गए। जिस तरह से एक समय पिंडारी या लुटेरे से आते थे तो डुग्गी बजती थी चौराहे पे कि आ रहे हैं, उस तरह से मीडिया गा रहा है कि अब फिर आ गए किसान, अब फिर परेशानियां होंगी। तो एक खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा इसके पीछे लंबे अन्याय का इतिहास है लगातार, और कोई चारा न देख के तब जाके किसान चिल्ला बॉर्डर पे पहुंचे हैं या महामाया फ्लाईओवर तक। और ये तो संसद घेरने के लिए संसद पे आ रहे थे कि भाई सवाल भी उठता है कि संसद में आप कर क्या रहे हो भाई, हमारे लिए जब आप कोई नीति ही नहीं बना रहे हो तो क्या आप आलू छील रहे हो वहां पे, क्यों है आप वहां पे, ये वाजिब सवाल है, और किसान क्यों नहीं पूछेगा ये सवाल। ये सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसानों का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे पकता है। किसान बड़ा धैर्यवान होता है। 6 महीने बाद ये बेचारे चिल्ला बॉर्डर पे पहुंचे हैं, और ये किसान लगातार अपनी मांग को लेके घंटियां बजाते रहे, कुछ हुआ नहीं। इसी तरह पूरे देश में पक रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मुद्दा है, जिसपे वादा खिलाफी भाजपा ने की है। बोलकर भी यह आंदोलन उठाने के पहले उन्होंने कहा था कि हम ठीक है ये तीनों कानून वापस ले लेंगे, एमएसपी पे बैठ के बात करके कानून ले आएंगे। वो जो वादा खिलाफी की,
उसको लेके किसान के बीच अंदर गुस्सा है। हाँ, ये वोट में कितना बदल पाएगा, ये पार्टियां जितनी मेहनत करेंगी, जितना कोशिश करेंगी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और क्योंकि किसानों में अभी भी जागरूकता का उस लेवल का अभाव है, कारण भी है कि किसान जो है अपनी रोजी रोटी से मुक्ति नहीं पाता। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों की हर मीटिंग में रहूं, लेकिन मैं हमेशा वक्त नहीं आ पाता हूं, क्योंकि जो खेती की अनिवार्य बाध्यताएं हैं, मतलब वो काम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो किसान हमेशा अपनी खेती छोड़ के मोर्चे पे नहीं आ सकता। मैंने उस समय भी बताया था कि बहुत बड़ा किसान वर्ग जो साग सब्जी उगाता है वो मोर्चे से नदारत है। क्यों? क्योंकि धान गेहूं वाला तो साल में 2 बार मंडी जाता है अपना उत्पादन लेके, लेकिन साग सब्जी वाले को हर तीसरे दिन, आज भिंडी तोड़ रही है, कल लौकी तोड़ के बेचना है, हर तीसरे दिन बाजार जाना होता है। अगर वो 15 दिन के लिए निकल जाएगा तो उसकी खेती टोटल चौपट हो जाएगी। तो किसान के साथ हजार बाध्यताएं हैं। और इस जब भी हम किसान के वर्तमान आंदोलन की बात करें आनंद जी, वैश्विक परिदृश्य को भी देखना बेहद जरूरी है। आप इस पे चर्चा रखिए। आज यूरोप के 16 राज्यों में ये हालत है कि मैं बता नहीं सकता। हम सबसे जुड़े हुए हैं। फ्रांस में इस समय करीब 7 नेशनल हाईवे जाम है। वहां पे गोभी, पत्ता गोभी और गट्ठर किसान फेंक रहे हैं और दूध फेंक रहे हैं, ट्रैक्टर अड़े पड़े हैं। वहां भी यही मांग है। जो यहाँ डीजल पे, धनंजय भाई को पता है, डीजल पे सन 11-12 में 3.5 रुपया 54 पैसा एक्साइज ड्यूटी थी, आज 16 रुपया एक्साइज ड्यूटी है। और बिना डीजल के खेती कुछ भी नहीं होती है। खेती की शुरुआत मतलब जुताई से लेके उसके फसल पहुंचाने तक हर जगह डीजल लगना है। तो ये लागत किसान की जेब पे कितनी भारी पड़ रही है, इसे हम अमूमन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि इनपुट कास्ट बढ़ने से क्या हालत हो रही है। या ये सरकार ने जो डंडी मारी, 45 किलो को यूरिया को 40 कर दिया, मतलब ये बेईमान से बेईमान जो साहूकार होता था उसे भी फेल कर दिया। उसका किसान की जेब पे कितना बड़ा असर है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। सीधा 20% किसान के खाद के खर्चे में वृद्धि हो रही है। तो ये सारी चीजें उन्हें कमर तोड़ के रख दी है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये जो सरकार है पूरी तरह से मुतमईन है कि इंडिया कर लीजिए, आप यात्रा, सामाजिक न्याय यात्रा निकाल लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम करके हम वोट तो ले ही लेंगे। तो इसका तोड़ मैं बार बार कहता हूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर इसे विपक्ष समझे, क्योंकि हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक के किसानों को समझाया और समझ में भी आ रहा है। और वास्तव में भारत की राजनीति में आने वाले वक्त में किसानों से संबंधित नीतियां न केवल राजनीति में बल्कि अर्थव्यवस्था में, बेरोजगारी पे, हर चीज में मेरा मानना है किसानों से जुड़ी नीतियां ही निर्णायक सिद्ध होंगी। जी, डॉक्टर राजाराम, मैं चलते चलते बस एक अंतिम बात। जैसे बहुत से लोग, मैं आज भी कहीं सुबह था किसी ऐसी जगह जहां बहुत पॉलिटिकल लोग थे, अब सब लोगों का कहना है कि मंदिर का बहुत इफेक्ट है, मंदिर की वजह से लोग बहुत जा रहे हैं। मैं भी कल उधर अयोध्या से आया, 2 घंटे जाम में फंसा रहा, बहुत ही अनऑर्गेनाइज, लोग बहुत जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे जरा एक चीज बताइए, अगर ये सब कुछ सेट हो गया है, 400 पार की बात, मोदी जी पार्लियामेंट में 4 सीटों की बात कर रहे हैं, बीजेपी, लग रहा था बीजेपी की कोई इलेक्शन रैली है, तो डेस्परेशन क्यों है? मतलब ये चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मतलब एक एक को मैन टू मैन मार्किंग है, क्यों डेस्परेशन है? आनंद जी, राजनीतिक जितने भी हैं वो भली भांति जानते हैं कि प्याले और ओट के बीच में कई बार प्याला स्लिप कर जाता है। तो जब तक सरकार बन नहीं जाएगी ये सब कुछ करते ही रहेंगे। ये एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठेंगे। पहली बात बताऊं, पूरी राजनीतिक गोटीबाजी सेट करने के बावजूद वो लगातार लगे रहेंगे। अब किसानों के कारण जो जाम लगता है उसमें तो किसानों को गालियां दी जाती हैं। अब भगवान राम के कारण अगर जाम लगता है तो हर इच्छा बलवान प्रभु इच्छा बलवान वाली बात है। लगता है इसी बहाने कुछ पुण्य कमा लिया हमने, जाम में फंसे रहे, कुछ घंटे दे दिए, तो वो बात अलग है। हाँ, किसान आंदोलन की रूपरेखा के बारे में बता दूं, 13 फरवरी को एक बार फिर किसान, लगभग 200 किसान संगठन एकजुट होकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। और इसके अलावा 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है पूरे देश में।
और हमारे मुद्दे वही हैं जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पे अगर कहीं पूरे किसान जाग गए तो ये मान के चलिए बाकी सारे मुद्दे धरे रह जाएंगे, ये भी तय है। जी।